सोचो अगर कैलेंडर ही ना होता तो एग्जाम का दिन पता ही नहीं चलता। आप सबके तो मजे आ जाते, लेकिन टीचर्स परेशान हो जाती। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसमें सन, मून और अर्थ मिलकर हमारा टाइम पास, अरे नहीं नहीं, टाइम पास नहीं, हमें टाइम बताएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कीपिंग टाइम विद द स्काई। मतलब हम स्काई में जानेंगे कि कैसे मून कभी फुल ग्लो अप होता है, कभी हाफ ग्लो होता है और कभी कभी तो बिल्कुल इनविजिबल मोड पर चला जाता है, और अर्थ कैसे 24 घंटे पूरा टाइम स्पिनर की तरह घूमती रहती है, जिससे आपकी हर सुबह होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि सन, मून और अर्थ मिलकर हमें कैसे बताते हैं कि दिन कब होता है, महीना कब होता है और फेस्टिवल्स कब मनाए जाते हैं। तो रेडी हो जाओ स्काई का कैलेंडर डिकोड करने के लिए, और शुरू करते हैं वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको पूरा चैप्टर एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉप एंड पॉन्डर्स पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते, और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से शेयर करने हैं जो आपके माइंड में आएंगे स्काई से रिलेटेड। मतलब जो भी सन, मून, अर्थ, जिससे भी रिलेटेड चैप्टर में जो भी पॉइंट आए हैं उससे रिलेटेड आपके मन में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हैव यू ever seen the moon during the day? क्या आपने कभी मून को दिन में देखा है? Why do you think it is sometime visible when the sun is up? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सन निकल रहा होता है, हाँ देखा होगा आपने मून, आप देखोगे दिन में भी कभी सन राइज और सन सेट जब होता है तो उसके टाइम पर मून हमें विजिबल होता है। तो ऐसा क्यों होता है जब सन भी है और मून भी है? हमको तो ऐसा लगता है कि दिन में सन आता है, रात में मून आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मून क्या होता है, मून हर टाइम दिखता है और वो सन की लाइट के रिफ्लेक्शन से दिखता है। क्लियर? इसका आंसर हमें पढ़ते पढ़ते और पता चलेगा। इमेजिन यू लिव्ड ऑन द मून इंस्टेड ऑफ अर्थ। इमेजिन करिए आप मून पर रह रहे हैं, अर्थ पर नहीं रह रहे हैं। व्हाट वुड यू मीन बाय अ डे, अ मंथ, अ ईयर? तो आपके लिए एक दिन और एक महीना और एक साल क्या होगा? अब अर्थ अपना रोटेशन रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है, तो 24 घंटे में उसका एक रोटेशन होता है। अर्थ, मून का ये टाइम अलग होता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा कि मून पर हम रहेंगे तो वो कितने टाइम में करती है? 29.5 डेज में। तो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा, मंथ अलग हो जाएगा, ईयर अलग। तो इस टाइप से मून का सब जगह का अलग अलग होता है। पढ़ेंगे कितना किसका होता है। What would happen if Earth had two moons instead of one? क्या होगा अगर अर्थ के दो मून हो जाए? एक मून है अर्थ का, अगर दो हो जाए तो क्या होगा? How would that change the night sky? अब उससे नाइट का स्काई कैसे चेंज हो जाएगा? तो चेंज तो हो जाएगा क्योंकि दो मून दिखेंगे तो ब्यूटीफुल भी दिखेगा, लेकिन बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके। तो वो कैसे आएंगे वो हम पढ़ते हैं आगे। इफ वी डिडंट हैव क्लॉक्स और कैलेंडर, अगर हमारे पास क्लॉक्स और कैलेंडर नहीं होते, हाउ एल्स कुड वी मेजर टाइम? तो टाइम को कैसे मेजर करते? तो जैसे पुराने लोग करते थे एंशिएंट टाइम पर, उनके पास कैलेंडर और टाइम नहीं होता था। वो सन की पोजीशन देखकर, अपनी शेडो की पोजीशन देखकर क्या बताते थे? डेज को मेजर करते थे, है ना, सॉरी टाइम मेजर करते थे। और कैसे मंथ और फेस्टिवल्स, मतलब क्या देखते थे? सीजन्स को देखकर, जब उनको देखकर अपना मंथ और ईयर ऐसे अप्रोक्स लगाते थे। अब आपको क्या करना है? शेयर योर क्वेश्चंस। जो आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं, अपने क्वेश्चंस, अपने थॉट्स, जो भी क्वेरीज आती है या जो भी कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम मीराज मकर संक्रांति ऑब्जर्वेशन। अब हर स्टोरी में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में एक कुछ स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक बच्ची है या बच्चे होते हैं जो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो उनको भी क्यूरियोसिटी जागती है, जैसे आपको जागती होगी, आपके अंदर भी क्वेश्चन आते होंगे, उसको भी जागते हैं, फिर उसके आंसर्स हम देने की कोशिश करते हैं। मीरा विजिट अहमदाबाद फॉर द पतंग महोत्सव। मीरा कहाँ गई? अहमदाबाद गई पतंग महोत्सव के लिए।
इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है ये। वाइल वॉचिंग द कलरफुल काइट शी नोटिस द मून शाइनिंग ड्यूरिंग द डे। जब वो कलरफुल काइट देख रही थी तो उसको दिखा कि दिन में भी मून दिख रहा है, मतलब मून शाइन कर रहा है, उसको मून विजिबल था दिन में भी, जबकि सन निकला हुआ था। शी वॉज सरप्राइज बिकॉज शी थॉट द मून अपीयर्स ओनली एट नाइट। अब वो सरप्राइज हो गई मून को दिन में देखकर, क्योंकि उसको लगता है था कि मून तो सिर्फ रात में ही निकलता है, मतलब पहले सन चला जाता है तो मून आता है, फिर मून चला जाता है तो सन आता है, ऐसे वो सोचती थी। लेकिन वो सरप्राइज हुई। द मून वॉज नॉट अ फुल सर्कल। अब मून पूरा सर्कल नहीं था, जैसे मून के फेजेस होते हैं, अलग अलग शेप होती है, तो पूरा सर्कल नहीं था, बट इट्स चेंजिंग शेप डिडंट सरप्राइज हर। लेकिन उसकी जो शेप थी सर्कल नहीं थी, उसने उसको सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि उसने पढ़ा होगा, शी रिमेंबर्ड दैट द मून इज स्फेरिकल एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट। उसने पढ़ा था कि मून स्फेरिकल शेप में है और सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है, तो जितने एरिया पर सनलाइट पड़ेगी उतना एरिया विजिबल होगा। दिस मेड हर वंडर इफ द मून इज ऑलवेज स्फेरिकल। उसको मतलब उसने सोचा कि अगर मून हमेशा स्फेरिकल है, व्हाई डोंट वी सी द होल मून एवरी नाइट। तो हमें पूरा मून हर रात क्यों नहीं दिखता? अगर स्फेरिकल है शेप में तो हर रात ऐसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि सन तो हमें पूरा ही इतना गोल गोल दिखता है। इट इज ड्यू टू अ लूनर इलिप्स। ये किस लिए था लूनर इलिप्स? क्या ये मतलब वो सोच रही थी क्या इज इट ड्यू टू अ लूनर इलिप्स? क्या ये लूनर इलिप्स की वजह से है? अब लेकिन ऐसा तो नहीं है। शी रियलाइज इलिप्स आर रेयर और शॉर्ट। उसने रियलाइज किया कि जो इलिप्स होते हैं वो कभी कभी और छोटे होते हैं। सो समटाइम्स समथिंग एल्स मस्ट कॉज द मून्स चेंजिंग शेप। तो इसका मतलब उसे समझ में आया कि कुछ और रीजन है जिससे मून अपनी शेप को चेंज कर रहा है। अब वो रीजन क्या है, वो क्या करेगी? वो अपने टीचर से पूछेगी या किसी से पूछेगी, पता लगाएगी। तो ये पतंग महोत्सव वो हो रहा है, यहाँ पर उसने सन दिख रहा है तो उसको ऐसे मतलब कुछ शेप में एक मून भी दिखाई दिया, तब वो सरप्राइज हुई। आगे चलते हैं। हाउ डज द मून अपीयरेंस चेंज एंड व्हाई? अब मून का जो अपीयरेंस है वो कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है? मतलब मीरा को लग रहा था कि ये जो हुआ है इक्लिप्स की वजह से हुआ है, जो ग्रहण पड़ते हैं उसकी वजह से, जैसे चंद्र ग्रहण पड़ा, लेकिन वो तो थोड़े टाइम के लिए पड़ता है। उसने ये भी सोचा कि वो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेयर होता है, लेकिन ये तो डेली चेंज हो रहा है मून की जो शेप है, तो कुछ तो और रीजन है। तो चलिए ऑब्जर्व करना है, एक्टिविटी करनी है ऑब्जर्व करने के लिए। लेट अस ऑब्जर्व द मून केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ इट अपीयर्स चेंज ओवर अ मंथ। एक पूरा महीने के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा मून को, जिससे उसका पता चलेगा कि कैसे उसकी चेंज होती है पोजीशन और उसकी शेप। यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी बिफोर। मतलब पहले भी आपने एक्टिविटी की होगी, लेकिन अब इसको हम डिटेल में करेंगे। स्टार्ट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सनराइज। सनराइज से आपको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है फुल मून डे से। उस दिन से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट फुल मून डे तक आपको ये ऑब्जर्वेशन करनी है कि मून किस जगह पर है और किस शेप का है। दिस इज द टाइम व्हेन द मून इज इजीएस्ट टू स्पॉट इन द स्काई। ये ऐसा टाइम होता है सनराइज का कि उस टाइम पर मून इजी मतलब स्पॉट करने के लिए इजीली हमें दिख जाता है, इजीली विजिबल होता है। अब एक्टिविटी 11.1, लेट अस एक्सप्लोर स्पॉट द मून एट सनराइज इन द वेस्टर्न स्काई ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। आफ्टर द फुल मून आपको क्या करना है? स्पॉट करना है मून को सनराइज के टाइम पर कि वो आपको वेस्ट की साइड में दिखाई देगा। क्रिएट अ टेबल लाइक 11.1, मतलब आपकी बुक में एक टेबल बनाई, मतलब ये वाली टेबल है, ऐसे आपको क्रिएट करनी है टेबल, या अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं। डेट क्या करनी है? उसमें रिकॉर्ड करना है डेट, वेदर यू सॉ द मून एट सनराइज और सनसेट। सनराइज के टाइम पर आपको कैसा मून दिख रहा है, और मतलब सन सेट के टाइम पर, जब भी दोनों टाइम पर देखो आपको उसकी शेप को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। शेड द सर्कल टू शो द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून। इस टाइप से देखो यहाँ 11.1 में ऐसे शेड करना है कि कितना कितनी जो स्पेस है आपको मून की दिख रही है, तो उतने पार्ट पर शेप क्या कर देना है? शेड कर देना है। और क्या करना है? फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ऑल्सो रिकॉर्ड। सेकेंड डे से आपको रिकॉर्ड करना है वेदर द ब्राइट पोजीशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो ब्राइट पोजीशन है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है या घट रही है। वेदर द मून अपीयर क्लोज टू और फर्दर फ्रॉम द सन देन द प्रीवियस डे। मतलब पिछले दिन जो सन मून था उसका डिस्टेंस कितना था सन से? सन के वो दूर था, पास था, नेक्स्ट डे कितना क्लोज आया या फिर उससे दूर गया।
आफ्टर 15 डे द मून मे नॉट बी विजिबल एट द सनराइज और सनसेट। 15 डे के बाद आपको मून दिखेगा ही नहीं, ना सनराइज पर ना सनसेट पर। कंटिन्यू द एक्टिविटी एट सनसेट फ्रॉम द नेक्स्ट 15 डे। अब आपको ये एक्टिविटी सनसेट के टाइम पर कंटिन्यू करनी है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, डिड द मून लुक डिफरेंट ईच डे। अब आपको पूरा चार्ट देखना है, आपको देखना है कि क्या मून हर दिन अपनी शेप को चेंज किया, अलग तरीके से दिखा। वॉज इट विजिबल एवरी डे, क्या वो हर दिन दिखा। डिड इट अपीयर इन द सेम पोजीशन एट द प्रीवियस डे, क्या वो मतलब पिछले दिन जैसा था वो नेक्स्ट डे भी क्या सेम था या उसमें चेंजेस आए। ये सब आपको ऑब्जर्व करना है और स्टेबल में करना है। सनराइज के टाइम देखा, सनसेट के टाइम देखा, अपीयरेंस ऑफ द मून यहाँ पर शेड करना है। जितना पार्ट आप देखोगे तो आप अपनी नोटबुक में ऐसा ये पूरा टेबल बनाओगे। फिर इंक्रीज हुआ साइज, डिक्रीज हुआ, पास आया सन के या दूर गया, ऐसे करके आपको पूरी टेबल मेंटेन करनी है। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून। आपने देखा, आप ऑब्जर्व करोगे कि हर टाइप क्या है, हर दिन जो मून की शेप है पहले घटती है, फिर वो एक दिन इनविजिबल होता है, फिर वो धीरे 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 इंक्रीज होती है, फिर फुल मून होता है। तो इस तरीके से ये फेजेस ऑफ मून होते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है, क्या होते हैं, उनको देख लेते हैं। द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून डिक्रीज फ्रॉम अ फुल सर्कल टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक एंड keeps shrinking until it is visible। क्या होता है, जो ब्राइट पोर्शन होता है ना बच्चों मून का, वो डिक्रीज होता रहता है फुल सर्कल से। पहले फुल सर्कल था, फिर डिक्रीज होके एक हफ्ते बाद वो आधा सर्कल रह जाता है, मतलब इतना दिखता है, हाफ पार्ट दिखता है उसका, हाफ सर्कल दिखता है एक वीक में। दिस 2 वीक श्रिंकिंग, फिर अगले वीक में क्या होता है, श्रिंकिंग पीरियड इज कॉल्ड द वेनिंग पीरियड, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इस 15 दिन के फिर नेक्स्ट 15 दिन में वो क्या होगा, गायब गायब होते ही पूरा पूरा गायब ही हो जाएगा, पतला पतला होते ही, तो उसको वेनिंग पीरियड बोलते हैं, मतलब कृष्ण पक्ष बोलते हैं। अब द डे मून अपीयर एज अ फुल ब्राइट सर्कल इज फुल मून। जब मून पूरा दिखता है तो उसको हम फुल मून बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिसको पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन मून दिखता ही नहीं है, विजिबल ही नहीं होता, इसको न्यू मून बोलते हैं और उसको अमावस्या के नाम से अमावस्या बोलते हैं। आफ्टर द न्यू मून द ब्राइट पोर्शन ग्रोज टू अ हाफ सर्कल। न्यू मून वाले दिन, मतलब जब अमावस्या होती है, उस द ब्राइट पोर्शन ग्रो अ हाफ सर्कल इन अ वीक। उसके एक वीक बाद फिर से वो हाफ हो जाता है, थोड़ा 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 दिखते दिखते एक वीक में वो हाफ सर्कल बन जाता है एंड बिकम अ फुल मून इन द नेक्स्ट वीक। और अगले हफ्ते वो फिर से बड़ा बड़ा होके फुल मून बन जाता है। तो ये पूरा 15 डेज का सर्कल होता है एक, फिर नेक्स्ट 15 डेज का सर्कल होता है, जिसमें मून पहले दिखता है, फिर वो छोटा 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 होके क्या हो जाता है, आधा रह जाता है एक वीक में, 15 डेज में पूरा गायब हो जाता है, फिर दोबारा से दिखना शुरू होता है, फिर फुल मून तक पूरा एक मंथ लग जाता है इसको, उसी को मतलब एक मंथ बोला जाता है। दिस ग्रोथ पीरियड इज द वैक्सिंग पीरियड। अब इसको जो ग्रोथ पीरियड है, जिसमें वो धीरे 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 बढ़ रहा है, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जिसमें वो धीरे धीरे घट रहा होता है उसको कृष्ण पक्ष, और जिसमें वो धीरे धीरे ग्रोइंग पीरियड जो होता है उसको वैक्सिंग पीरियड मतलब शुक्ल पक्ष बोलते हैं। The moon goes through waning, waxing in a continuous cycle। कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है। पहले ग्रो होता है, फिर वो सेट होता है, मतलब छोटा होता चला जाता है, फिर फुल मून होता है, फुल मून से न्यू मून पर जाता है, न्यू मून से फिर फुल मून पर आता है। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है वेनिंग वैक्सिंग की। द साइकिल फ्रॉम वन फुल मून टू नेक्स्ट टेक अबाउट 1 मंथ। एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक आने की जो पूरा साइकिल होती है, पूरा टाइम होता है, वही पूरा 1 मंथ होता है। These days change in the moon's bright visible shape are called the phases of moon। तो ये डेली चेंज जो होते हैं मून के ब्राइट विजिबल शेप में, डेली चेंजेस आ रहे हैं, उसी को ही हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। आगे चलते हैं, लोकेटिंग द मून। अब मून किस जगह लोकेट करता है, किस जगह दिखता है, उसकी जो लोकेशन में चेंज होता है वो कैसे होता है। When observe at the same time each day, जब आप सेम टाइम, हर दिन सेम टाइम पर ही जाके मून को देखोगे, द मून अपीयर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई। अब मून हमेशा ऐसे नहीं है एक तरफ ही दिखेगा, जैसे सन का है कि वो क्या ईस्ट से निकलेगा वेस्ट में सेट हो जाएगा, लेकिन मून का हर दिन सेम टाइम पर जो पोजीशन होती है वो अलग होती है। जैसे सन से क्या है, टाइम का पता लगाते हैं कि 12 o'clock नून पर जो हमारी जो शेडो होती है बिल्कुल छोटी या दिखती ही नहीं है, बिल्कुल हमारे सेंटर पॉइंट पर होता है सन। लेकिन मून में ऐसा नहीं होता, मून में क्या आता है,
कि उसका जगह हमेशा चेंज होती रहती है सेम टाइम पर भी। ऑन अ फुल मून डे द मून इज नियरली अपोजिट द सन। जब फुल मून डे होता है, जब पूरा मून दिखता है, तो सन के कहां पर होता है मून? बिल्कुल अपोजिट पर। सनराइज इन द ईस्ट, सन ईस्ट से निकलता है, मून सेट इन द वेस्ट, मून वेस्ट में सेट हो जाता है, सेट होता है। इन द फॉलोइंग डे मतलब उसके अपोजिट दिखता है बिल्कुल, जैसे इधर सन निकल रहा है और उधर अपोजिट साइड पर क्या है? मून दिखेगा। इन द फॉलोइंग डेज एट सनराइज, सनराइज एज द ब्राइट पार्ट डिक्रीज, मतलब धीरे धीरे क्या होगा? ब्राइट पार्ट डिक्रीज होगा। द मून सीम टू मूव क्लोजर द सन, और मून जो होगा वो सन के पास आता दिखाई देगा, सन की तरफ आता, मतलब सन के पास आता दिखाई देगा स्काई में। व्हेन द ब्राइट पार्ट बिकम अ हाफ सर्कल, जब हाफ सर्कल होगा तो मून ओवरहेड होगा सनराइज के टाइम पर, मतलब आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होगा सनराइज के, जब वो हाफ पार्ट दिखता है। फिर उसके कुछ दिन बाद क्या होगा? क्रेसेंट मून अपीयर्स इवन क्लोजर टू सन। अब जब क्रेसेंट ऐसा पतला सा मून दिखने लगता है, क्रेसेंट मून हो जाता है, तो वो सन के और पास आ जाता है, और पास दिखाई देता है। Knowing the moon's phase and whether it is waxing or waning help us locate it। मतलब अगर हम जानते हैं मून के फेस को, तो ये वैक्सिंग और वेनिंग को, तो ये हेल्प करता है इसको, इसकी लोकेशन में। वैक्सिंग मून इजियर टू स्पॉट एट सनसेट। वैक्सिंग जो मून होगा वो सनसेट के टाइम पर इजीली हम उसको स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी साइड होता है, मतलब। और वेनिंग टाइम पर, सनराइज के टाइम पर हम उसको इजीली देख सकते हैं। तो मतलब कि जब वो अपोजिट तरफ होता है, जैसे सन राइज हुआ तो मून क्या है? फुल मून के टाइम पर अपोजिट तरफ है, तो उसको हम इजीली देख सकते हैं सनराइज के टाइम पर। अब जब ऐसे ऐसे करके दिन दिन होते गए, मून सन के पास आता हमें दिखाई दिया, मून पहुंच गया इधर, अब सनराइज के टाइम पर नहीं दिखेगा वो, सन जब सेट होगा तो दूसरी तरफ जाकर, वेस्ट में जाकर सन सेट होगा, तो सनसेट के टाइम पर मून दिखेगा। तो दोनों चीज अलग अलग टाइम पर दिखती है, क्योंकि जो मून की पोजीशन है वो बदलती रहती है। बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट्स द मून राइज एंड सेट एट द डिफरेंट टाइम देन द सन। ये जो शिफ्ट है, तो मून राइज एंड सेट एट डिफरेंट टाइम देन द सन, मतलब अलग अलग टाइम पर उसको हम देख सकते हैं इसी की वजह से। अब एक स्टेप फर्दर में देखते हैं। मेनी पीपल थिंक द मून राइज ओनली व्हेन द सन सेट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मून कब निकलता है? जब सन सेट हो जाता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। चेक मून राइज टाइमिंग एट इन अ न्यूज़पेपर और द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर IMD वेबसाइट। आपको मून राइज का टाइम देखना है डेली न्यूज़पेपर में, या फिर IMD वेबसाइट है उस पर चेक करना है कि आज मून राइज का टाइम क्या है, मून कब निकलेगा। यू विल नोटिस द मून राइज अबाउट 50 मिनट्स लेटर ईच डे। आप नोटिस करोगे कि जैसे आज 7 o'clock है मून, तो 50 मिनट बाद निकलेगा, 7:50 पर निकलेगा नेक्स्ट डे। फिर उसके 50 मिनट बाद उसके नेक्स्ट डे निकलेगा, तो 15 मिनट का बाद निकलता है हर दिन। सम टाइम मून अकर्स इन द आफ्टरनून। कभी कभी मून आफ्टरनून में भी अकर करता है, 2 से 4 के बीच में भी आप मून देख सकते हैं। मेकिंग द मून विजिबल इन द ईस्टर्न स्काई ड्यूरिंग द डे लाइट में भी आप ईस्टर्न स्काई में मून को देख सकते हैं 2 से 4 बजे के बीच में। यू मे नीड टू वेट अबाउट 30 मिनट आफ्टर द लिस्टेड मून राइज। आपको मून, जैसे आपने लिस्ट किया जिस दिन मून राइज का टाइम, उसके 30 मिनट बाद आपको उसको वेट करना है नेक्स्ट दिन के लिए। टाइम फॉर द मून टू राइज हाई इनफ टू बी सीन। मून राइज टाइम एंड डायरेक्शन चेंज डेली। मून राइज का जो टाइम है और जो डायरेक्शन है वो डेली चेंज होती है। अनलाइक द सन प्रेडिक्टेबल पैटर्न, मतलब सन का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, लेकिन मून का ऐसा प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं है सन की तरह। तो उसका जो डायरेक्शन है और जो टाइमिंग है वो चेंज होता रहता है। जैसे 7 अप्रैल 2025 को 14:23 मतलब 2:23 पर मून ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट डे देखोगे यहाँ पर दिख रहा है इस पेड़ के, और मतलब देखोगे 3 o'clock 3:17 पर तो आपको मून दिखेगा नेक्स्ट डे इधर साइड। तो आपको 30 मिनट का अप्रोक्स, मतलब 30 to 50 मिनट का अप्रोक्स गैप रखना है अगले दिन देखने के लिए। तो आपको टाइम और पोजीशन मून राइज की चेंज दिखेगी हर दिन। पहले यहाँ पर दिखा और उसके अगले दिन यहाँ पर दिखेगा, लेकिन आपको 30 मिनट आफ्टर लिस्ट करना है उस टाइम को। अब देखते हैं मेकिंग सेंस ऑफ अवर ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो ऑब्जर्व किया उसका क्या सेंस है, उसका मीनिंग देख लेते हैं, क्या मतलब निकलता है। द शेप ऑफ द मून डज नॉट चेंज। शेप जो होती है मून की वो चेंज नहीं होती है।
चेंज होती दिखाई देती है लेकिन चेंज नहीं होती है। ओनली द पार्ट वी सी चेंज, बस क्या जो पार्ट हमको दिखता है वो चेंज होता है कि आज इतना दिख रहा है, नेक्स्ट डे इतना दिखेगा, उससे अगले दिन इतना, उससे अगले दिन इतना, कभी पूरा दिखेगा। तो ये जो पार्ट है ये चेंज होता है, हमारे दिखने वाला पार्ट, लेकिन मून की जो शेप है वो चेंज नहीं होती है। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, मून अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर किसकी लाइट से दिखता है? इट शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, ये दिखता है शाइन की सनलाइट, शाइन की जो सनलाइट की जो शाइन होती है उसके रिफ्लेक्शन से। द हाफ ऑफ द मून फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड व्हाइल द हाफ फेसिंग अवे रिमेन्स डार्क। अब जिस पार्ट पर, मून के जिस पार्ट पर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो पार्ट दिखता है, और जिसकी नहीं दिखती है वो डार्क रहता है, वो दिखता नहीं है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व करता है, मून चक्कर लगाता है अर्थ के चारों ओर, एंड ओनली वन साइड ऑलवेज फेस अर्थ। तो हमेशा जैसे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यहाँ अर्थ है तो यहाँ पर ये ऐसे घूम रहा है, तो एक ही कोई सा ऐसे पार्ट होगा जो मून का अर्थ की तरफ से दिखाई देगा, मून पूरा नहीं दिखाई देगा, कोई सा एक पार्ट होगा जो ये रोटेट भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है, तो कोई एक पार्ट ही दिखाई देता है। बट द पार्ट फेसिंग द अर्थ इज नॉट ऑलवेज द इल्यूमिनेटेड पार्ट, लेकिन हमेशा जो पार्ट अर्थ की तरफ होता है वो हमेशा इल्यूमिनेटेड पार्ट नहीं होता है। वी सी ओनली द इल्यूमिनेटेड पोर्शन विच मे बी फुल, पार्शियल और एब्सेंट। ठीक है, हम वही इल्यूमिनेटेड पोर्शन देख सकते हैं जो फुल हो, पार्शियल और एब्सेंट हो, मतलब पूरा सन एक साथ नहीं, पूरा मून एक साथ नहीं देख सकते अर्थ से। एंटायर इल्यूमिनेटेड साइड फेस अर्थ फुल मून, जब पूरा इल्यूमिनेटेड साइड फेस करता है अर्थ की तरफ तो हम वो फुल मून होता है। ओनली पार्ट इल्यूमिनेटेड साइड फेस अर्थ अदर फेस, मतलब जब कोई ओनली पार्ट इल्यूमिनेट होता है सन अर्थ की तरफ तो वो कोई अदर फेस होता है, कोई सा भी फेस होगा। इल्यूमिनेटेड साइड फेस अवे, मतलब जो इल्यूमिनेटेड साइड है उसका फेस ही वहां नहीं है तो न्यू मून होगा, मतलब मून दिखाई ही नहीं देगा। बिकॉज द मून्स पोजिशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू द सन, क्योंकि मून की जो पोजीशन है वो चेंज होती है सन के साथ। इट्स विजिबल शेप चेंज डेली, तो इसकी विजिबल शेप जो होती है वो डेली चेंज होती है। An activity can help us understand how the illumination change with the moon's position. अब एक एक्टिविटी हमें हेल्प करेगी ये समझने के लिए कि इल्यूमिनेशन कैसे चेंज होते हैं मून की पोजीशन के साथ। आइए देखते हैं, ये एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल सॉफ्ट बॉल एंड इंसर्ट अ स्टिक इनटू इट। मून का मॉडल बनाना है, एक सॉफ्ट बॉल लेनी है और उसके बीच में स्टिक क्या कर देनी है, आपको स्टिक लगा देनी है। अब एक आपको क्या जाना है, गो टू डार्क ओपन प्लेस एट नाइट, एक डार्क ओपन प्लेस, रात में अंधेरी जगह पर एक जाना है, ओपन प्लेस पर। अपने टीचर से, गार्जियन से पूछना है, कहना है टू शाइन अ टॉर्च लाइट फ्रॉम 3 मीटर और स्टैंड नियर और इलेक्ट्रिक लैम्प। मतलब आपको क्या करना है, अपने टीचर या गार्जियन से बोलना है, मतलब टीचर तो रात में नहीं मिलेगी, आपके पेरेंट्स या भाई बहन जो है भी है उनसे बोलना है कि टॉर्च लाइट दिखाएं 3 मीटर की दूरी से, या फिर आपको एक इलेक्ट्रिक लैम्प के आगे पास में खड़े होना है जो वो सन की तरह एक्ट करे, कि सन की जो लाइट है वो पड़ रही है। योर हेड रिप्रेजेंट अर्थ, अब जो आपका हेड है, जैसे ये आपका हेड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अर्थ है, और यहाँ पर आपने मून पकड़ रखा है, और एक लाइट जो पड़ेगी वो होगी, वो जो होगा वो सन होगा। होल्ड द बॉल एट आर्म्स लेंथ स्लाइटली अबव योर हेड, आपको अपने थोड़े से मतलब अबव योर हेड ऐसे आपको स्टिक पकड़नी है कि आपके हेड के ऊपर रहे थोड़ा सा। होल्ड द बॉल एट आर्म लेंथ स्लाइटली अबव योर हेड फेसिंग द लैंप, लैंप की तरफ फेस करके। ऑब्जर्व वेदर द पार्ट फेसिंग यू इज इल्यूमिनेटेड और नॉट, अब आपको देखना है उस पार्ट को जो आपकी तरफ से इल्यूमिनेट हो रहा है, आपकी साइड से कौन सा पार्ट इल्यूमिनेट हो रहा है वो देखना है। स्लोली टर्न एंटी क्लॉकवाइज विद द आर्म आउट स्ट्रेचेस, आपको आर्म के मतलब ऐसे ही आर्म लेके आपको क्लॉकवाइज वहां से टर्न करना है। वॉच हाउ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन चेंज, अब आपको देखना है कि उस बॉल का जो पोर्शन है वो कैसे चेंज होगा, कितना दिखाई देगा, है ना। नोटिस इफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इल्यूमिनेटेड एंड नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट इज कर्व्ड, आपको नोटिस करना है जो एक बाउंड्री लाइन है इल्यूमिनेटेड और नॉन इल्यूमिनेटेड, जो पार्ट दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है, कि वो एक कर्व की तरह दिखाई देगा, इस तरीके से कर्व दिखाई देगा, पहले फुल फिर कम फिर हाफ हो गया, फिर उससे कम, फिर बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा, ऐसे करके आपको शेप दिखाई देंगी उस बॉल की। कंपेयर ऑब्जर्वेशन विद फिगर 11.4, मतलब इस
इससे आपको ऑब्जर्व करनी है, कंपेयर करना है। द विजिबल इल्यूमिनेटेड शेप चेंज डिपेंडिंग ऑन द बॉल्स पोजीशन रिलेटिव टू द लैंप। आपको क्या दिखेगा, जो विजिबल इल्यूमिनेटेड शेप होगी वो चेंज होगी किस पर डिपेंड होके, कि जो बॉल की पोजीशन होगी लैंप के साथ। लैंप से अगर वो दूसरी अपोजिट साइड आ जाएगा, आप बीच में जाओगे दूसरी साइड आएगा, तो उसकी कोई भी पार्ट नहीं दिखेगा। जैसे इधर लैंप है, जैसे मैं बताती हूँ, इधर लैंप है, मैं ऐसे देखूंगी तो फुल दिखेगा, फिर ऐसे ऐसे करके कम कम दिखता जाएगा, फिर ऐसे आऊंगी आगे तो पीछे से जो लैंप आ रही है उस पर तो इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा ही नहीं, तो वो मुझे दिखेगा ही नहीं, अंधेरे में चला जाएगा, फिर धीरे 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 ऐसे दिखना शुरू होगा, फिर फुल हो जाएगा। ऐसे करके आपको शेप दिखाई देंगी पूरी। तो ये एक्टिविटी करने से ज्यादा समझ में आएगी, सुनने से बेटर होता है कि हम करके देखें, उस चीज को पहले समझे फिर उसको करके देखें। फुल मून, न्यू मून और कर्व्ड बाउंड्रीज, ये क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, कर्व बाउंड्री। When the ball is held opposite the lamp, कब बना, मतलब जब वो आप ऐसे कर रहे थे, जब अपोजिट है लैंप के पोजीशन ए में, एंटायर इल्यूमिनेटेड साइड फेस यू, तो पूरी जो इल्यूमिनेटेड साइड है वो आपकी तरफ होगी और वो एक फुल मून होगा, मतलब आपको पूरी बॉल दिखाई देगी। When the ball is held towards the lamp position E, मतलब यहाँ पोजीशन ए और ई दिखाई गई है, ए में पूरी दिख रही है, ई में जब दूसरी साइड हो जाएगी तब वो पूरा ही नहीं दिखेगा, तो वो हो जाएगा एक न्यू मून। एट द अदर पोजीशन द बाउंड्री बिटवीन लाइट एंड डार्क अपीयर्स कर्व्ड, जो ये बाकी पोजीशन है कि थोड़ा थोड़ा पार्ट दिख रहा है, ये सब क्या है कि ये कर्व्ड लाइन बन रही है, क्योंकि जिस पार्ट पे लैंप का रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो दिखेगा, जिस पे नहीं पड़ेगा वो नहीं दिखेगा। दीज ऑब्जर्वेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द विजिबल मून शेप चेंज। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो एक्टिविटी है कि कैसे जो मून की शेप है वो चेंज होती है, ये हमें सिखाती है कि किस तरीके से, क्या रीजन होता है इसकी शेप का चेंज होने का। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग फेजेस यूजिंग मून्स ऑर्बिट। आप फेजेस को समझते हैं मून के ऑर्बिट के साथ। फिगर 11.5a, आगे फिगर होगी 11.5a फिगर है। शो हाउ द मून मूव फ्रॉम ए टू एच, फिर अगेन ए इज अबाउट 1 मंथ, मतलब कैसे ए से लेकर एच पर जाती है, यहाँ पर है फिर मून, और फिर ए से फिर क्या होगा, एच पर जाएगी, ए से एच कहां पर है, यहाँ पर, और फिर से ए पर आएगी। कैसे ये पूरा सर्कल घूमता है और कैसे इसकी शेप फिर से इस पर आती है, ए पर, पूरे एक मंथ में। द साइड फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड, जिस पर जो सन की लाइट आ रही है वो इल्यूमिनेटेड है। जैसे यहाँ से सन रेज आ रही है तो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे से हम अर्थ की तरफ से मून देख रहे हैं, तो हमें मून क्या है, मून का क्या पार्ट दिखता है 15 डेज पर, और फर्स्ट डेज पर कौन सा पार्ट दिखता है, अब देखते हैं इसको पढ़ के। यहाँ पर द साइड फेसिंग द सन इज इल्यूमिनेटेड, जो साइड फेस कर रही है सन की तरफ वो इल्यूमिनेटेड है, बट ओनली पार्ट फेसिंग अर्थ कैन बी सीन, लेकिन जितना पार्ट हम अर्थ की तरफ से देख पाते हैं वही हमें दिखता है। एट द पोजिशन बी एंड एच गिबियस फेज मोर देन हाफ इल्यूमिनेटेड, मतलब बी और एच पर ये गिबियस फेस है, बी और एच पर एक गिबियस फेस है कि हाफ इल्यूमिनेटेड होता है, हाफ दिखता है। और डी और ई क्रेसेंट फेज है, ये हाफ से कम दिखती हैं। कौन सा फेज, डी और एफ यहां देखते हैं, डी और एफ ये ऐसा है कि हाफ से हमें कम पोजीशन दिखती है इन पर। और ये फेजेस चेंज बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ चेंज। ये फेजेस क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन है इल्यूमिनेटेड मून की, जो हम अर्थ से देखते हैं वो चेंज होती रहती है, जिस फ्रैक्शन से हम देखते हैं। फ्रॉम ए टू सी, फिर ई वेनिंग फेज, ए से लेके जो सी है, ए से लेके सी से लेके फिर ई, ये वेनिंग फेज है। और वैक्सिंग कौन सा होगा, ई से जी से फिर ए, वो वैक्सिंग फेज होगा। ई से जी से फिर जो ए आएगा वो होगा वैक्सिंग फेज। तो यहाँ पर हमें यहाँ मून का जो शेप है वो अर्थ से पूरा पिक्चर में समझाइए। पीपल अक्रॉस अर्थ सी नियरली द सेम फेज ऑन अ गिवन डे ड्यू द अर्थ फास्ट रोटेशन। जो पीपल है अर्थ पर वो सिर्फ उतनी ही पोजीशन देख पाते हैं, वही सेम फेज देख पाते हैं, क्योंकि अर्थ क्या है, फास्ट रोटेट करती है, अर्थ भी घूमती रहती है, रोटेशन अर्थ का चलता रहता है। तो इस वजह से हमें ऐसे ऐसे पार्ट दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, आगे है व्हाई द मून अपीयर्स इन अ न्यू पोजीशन ईच डे। क्यों मून हमेशा नई पोजीशन पर दिखता है,
क्यों दिखता है, अब इसको हम इस पिक्चर से समझेंगे कि मतलब ये अर्थ है, अर्थ भी रोटेट कर रही है और मून भी पूरा इसके चक्कर काट रहा है, तो कौन सा पार्ट दिखेगा। ऑन न्यू मून द मून अपीयर्स क्लोजेस्ट टू सन, न्यू मून वाले दिन जो मून है वो क्लोजेस्ट दिखेगा, पास दिखेगा सन के। फुल मून इट अपीयर्स फारदेस्ट, फुल मून वाले दिन वो सबसे दूरी पर होगा। मैचिंग एक्टिविटी 11.1 ऑब्जर्वेशन, 11.1 जो ऑब्जर्वेशन करी थी उसमें आप देख सकते हैं। एक्टिविटी 11.1 द मून पोजीशन एट सनराइज सनसेट शिफ्ट डेली, सनराइज से सनसेट की जो पोजीशन होती है मून की वो डेली क्या होती है, चेंज होती है। ये किस लिए होता है, दिस हैपेंस बिकॉज द मून मूव्स अहेड इन इट्स ऑर्बिट ईच डे, क्योंकि मून मूव करता है अपने ऑर्बिट में भी हर दिन। अर्थ कंप्लीट्स वन फुल रोटेशन इन 24 आवर्स, और अर्थ भी अपना रोटेशन करती है पूरा 24 आवर्स में, बट मस्ट रोटेट अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर द मून टू अपीयर इन द सेम स्पॉट। लेकिन इसको मस्ट रोटेट अ लिटिल एक्स्ट्रा, मतलब मून से थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि सेम स्पॉट पर दिखे है। मून राइज एंड मून पोजीशन शिफ्ट ईच डे, इसीलिए मून जो राइज का टाइम है और जो पोजीशन है वो हर दिन चेंज होती है। यहाँ पर देख लीजिए, टुडे द मून इज ओवरहेड, द अर्थ विल रोटेट वंस इन वन डे एंड इट आई विल बी बैक एट दिस सेम पोजीशन। यहाँ पर इन द सेम टाइम ऑफ वन डे द मून वुड रिवॉल्व अ बिट फर्दर इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, सो आई विल फाइंड द मून ओवरहेड अबाउट 50 मिनट लेटर। क्यों हमें 50 मिनट लेटर दिखाई देता है, मिनट लेटर देन टुडे व्हेन द अर्थ हैज रोटेट सम मोर, क्योंकि अर्थ थोड़ी ज्यादा रोटेट होती है मून से, इसलिए नेक्स्ट डे हमें 50 मिनट लेट दिखाई देता है, जो यहाँ पर हमें पूरा रीजन समझाया है। अब स्टेप फर्दर में देखते हैं, स्टेप फर्दर मून फेजेस वर्सेस इक्लिप्स, मतलब मून फेज और इक्लिप्स में क्या अंतर है, इक्लिप्स क्यों होते हैं, क्यों पड़ते हैं, कब पड़ते हैं। मून फेजेस डू नॉट हैपेंस ड्यू टू अर्थ शेडो, अर्थ की शेडो की वजह से मून फेज नहीं होते हैं। फेजेस आकर बिकॉज ऑफ द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द सन, फेज क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि सन का ओरिएंटेशन, सन जितने पार्ट पर लाइट देगा, सन मून एंड अर्थ as the moon around the moon revolve around the sun, मतलब अर्थ, सॉरी ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यहाँ ये सन है, ये अर्थ है, और जो मून है वो मून इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जैसे क्या होता है, इसी पोजीशन से समझेंगे कि जो फेजेस अकर्स बिकॉज ऑफ चेंजिंग ओरिएंटेशन सन मून एंड अर्थ, इनके ओरिएंटेशन की वजह से चेंज होता है, क्योंकि ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। आर शेडो फॉलिंग ऑन द मून कॉज अ ल्यूनर इक्लिप्स नॉट फेज, जब अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है तो एक ल्यूनर इक्लिप्स होता है, एक फेज नहीं होता है। अब ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, ये एक फुल मून डे वाले दिन पड़ता है, ल्यूनर इक्लिप्स फुल मून डे वाले दिन। और सोलर इक्लिप्स कब पड़ता है, जो सूर्य ग्रहण होता है ये न्यू मून वाले दिन, जिस दिन मून नहीं दिखता है उस दिन सूर्य ग्रहण होता है, और जिस दिन फुल मून होता है उस दिन चंद्र ग्रहण। अब ये कब पड़ता है, मतलब या ये कब पड़ता है, दोनों चीज, एक तो या तो ये इस पोजीशन पर आ जाए मून, अर्थ सन और मून के बीच में आ जाए, है ना, तब ये ग्रहण पड़ता है ना, और या फिर ये जो मून है ये यहाँ आ जाए, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए, तब एक ये इक्लिप्स होता है। अब कौन सा कब होता है इसको देख लेते हैं। इक्लिप्स डू नॉट हैवन एवरी मंथ, ये हर महीने नहीं होता है, क्योंकि जो मून का ऑर्बिट है ये स्लाइटली टिल्ट होता है कंपेयर टू अर्थ्स ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट के, जिस ऑर्बिट में अर्थ ये राउंड करता है सन का, उस ऑर्बिट से स्लाइटली टिल्ट होता है, इसलिए हर महीने नहीं पड़ता है, ये साल में 2 से 3 4 ऐसे बार पड़ता है, तो ये रेयर होता है। ओनली एट सर्टेन पोजीशन, बस किसी किसी पोजीशन पर ऐसा हो जाता है वेयर द ऑर्बिट इंटरसेक्ट, जब ऑर्बिट क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, एंड आर इक्लिप्स कंडीशन फेवरेबल, और इक्लिप्स की कंडीशन बन जाती है, तब ये इक्लिप्स होते हैं। सम फुल एंड न्यू मून डे नो इक्लिप्स, अब कुछ न्यू मून और फुल मून डे वाले दिन, मतलब हर महीने इक्लिप्स नहीं पड़ते हैं, आते तो फुल मून और न्यू मून हर महीने हैं, लेकिन ये हर महीने इक्लिप्स नहीं पड़ते हैं। वो क्यों, क्योंकि इनके ऑर्बिट थोड़े, मून का जो ऑर्बिट है टिल्ट होता है सन से, ठीक है। स्पेसिफिक अलाइन पोजीशन, कुछ स्पेसिफिक अलाइन पोजीशन होती है जिससे सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स पड़ते हैं, तो कुछ ऐसी पोजीशन होती है जैसे सन है यहाँ पर, अब ये चारों तरफ घूम रही है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ क्या मून सर्कल राउंड करता रहता है, तो इसी वजह से ये पोजीशन बनती है।
हाउ डिड कैलेंडर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस? अब कैलेंडर कैसे एग्जिस्टेंस में आए, किसने कैलेंडर बनाए, कैसे कैलेंडर इजाद हुए, मतलब किसने सोचा होगा कि कैलेंडर होना चाहिए, इसकी जरूरत है। तो देखते हैं, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, सेट इन द वेस्ट एंड राइज अगेन द नेक्स्ट डे। सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में सेट हो जाता है, छुप जाता है, अगले दिन फिर से सन ऐसे ही सुबह निकलता है। This apparent daily motion is due to Earth rotation on its axis। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पर भी रोटेट करती रहती है, ऐसे गोल 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 अर्थ घूमती रहती है, रोटेशन करती रहती है, रिवॉल्यूशन भी करती है सन के अराउंड। यहाँ सन है, इसके चारों तरफ भी घूमती है और अकेले इसमें भी गोल 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 घूमती रहती है। तो जो ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, उसी की वजह से दिन मतलब डेली क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। This natural repeating cycle form the basis of a day or basic unit of time। ये natural repeating cycle है, यही एक दिन बनाती है और जो basic unit है टाइम की वो देती है। कैसे? The average time the sun takes to move from its highest point in the sky on one day to the highest point to the next day is 24 hours। जब sun अपने highest point पर होता है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, उस दिन से नेक्स्ट डे तक जब वो दोबारा हाईएस्ट पॉइंट पर आता है तो वो पूरा एक 24 आवर का टाइम होता है। 24 आवर्स मतलब पूरा एक दिन लगता है। दिस 24 साइकिल इज कॉल्ड द मीन सोलर डे। इसी 24 आवर्स की जो साइकिल है, जिस पोजीशन से हम यहाँ खड़े हैं, हमारे हाईएस्ट पोजीशन पर सन है, नेक्स्ट डे वो फिर यहाँ से निकला, यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पे है, फिर सेट हो गया, फिर दोबारा निकला, फिर हाईएस्ट पोजीशन पर। तो जब दोबारा नेक्स्ट डे आएगा वो 24 आवर्स का टाइम होता है, उसी को ही एक सोलर डे के नाम से सोलर डे बोलते हैं। The sun's highest position can be identified by the shortest shadow cast by an object during the day। अब जो highest position है वो कैसे पता चलेगी? जब हमारी शेडो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी या दिखेगी नहीं, हमारे बिल्कुल नीचे नीचे होगी, सबसे छोटी शेडो होगी, तभी वो सन का हाईएस्ट पॉइंट होता है। इससे हमें सन का हाईएस्ट पॉइंट पता चलता है। एक्टिविटी 11.3 में देखते हैं, लेट अस मेजर अ डे। एक डे को मेजर करते हैं। चूज अ सनलिट फ्लैट एरिया एंड फिक्स अ 1 मीटर स्टिक वर्टिकली। आपको एक 1 मीटर स्टिक वर्टिकली ऐसे फिक्स कर देनी है, एक जहां सन वाले एरिया में, जहां सन निकल रहा है तो सन यहाँ पर है। ऑब्जर्वेशन एट 11 AM, 11 AM पर ऑब्जर्व करना है। एवरी टाइम मार्क अ डॉट एट द टिप ऑफ द शेडो। जो शेडो की टिप होगी उस पर आपको मार्क कर देना। पहले यहाँ आई, पहले यहाँ पर, जैसे यहाँ सन है तो इसकी शेडो की टिप यहाँ पर होगी, फिर सन यहाँ चला गया तो यहाँ पर दिखेगी शेडो, यहाँ पर शेडो की टिप बिल्कुल इसके पास नीचे होगी, फिर यहाँ पर होगी, यहाँ सन होगा तो शेडो की टिप यहाँ होगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट कहाँ थी? यहाँ पर। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है सन का हाईएस्ट पॉइंट होगा, है ना। कंटिन्यू करना है 1:10 PM तक। आइडेंटिफाई एट द टाइम व्हेन द शेडो वाज शॉर्टेस्ट बाय काउंटिंग द डॉट। डॉट को काउंट करके आपको शेडो देखना है कि कितने बड़ी शेडो बनी है। रिकॉर्ड दिस टाइम इन 11.2। यहाँ पर एक टेबल है, उसमें इसको रिकॉर्ड करना है, टाइम को पूरा आपको बनाना है। ये रिपीट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ डेज आपको रिपीट करना है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द सोलर डे बाय कंपेयरिंग टाइम 1 to कंसेक्यूटिव डे। आपको बराबर बराबर दिन में ये मेजर करके आपको क्या सोलर डे का टाइम कंपेयर करना है। कैलकुलेट द एवरेज ड्यूरेशन, इट इज क्लोज टू 24 आवर्स। एवरेज ड्यूरेशन आप काउंट करोगे तो ये बहुत आसपास होगी 24 आवर्स के। थोड़ा बहुत आपके मेजरमेंट में इधर होगा लेकिन 24 आवर्स के आसपास होगी। द फेजेस ऑफ द मून फॉर्म अनदर नेचुरल टाइम साइकिल। जो फेजेस ऑफ मून है वो एक अलग टाइम साइकिल बनाते हैं। कैसे? द मून टेक्स 29.5 डेज टू कंप्लीट 1 फुल साइकिल ऑफ फेज। जो मून है उसको एक पूरा कंप्लीट साइकिल करने में 29.5 डेज लगते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ मंथ, जो मंथ की बेसिक यूनिट बन जाती है। तो जो सन जो मून क्या करता है, मून की जो साइकिल की टाइम होती है वो 29.5 डेज, तो 1 मंथ 29.5 डेज का होता है अप्रॉक्स। अगर हम हिंदी कैलेंडर से देखें, है ना, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे देखेंगे तो ये 29.5 डेज का होता है। वैसे 30 और 31 इंग्लिश कैलेंडर में होता है। तो वो कैसे है वो भी देखेंगे आगे। द नेक्स्ट बिगर टाइम यूनिट इज द ईयर। जो उससे बड़ी यूनिट है, डे पता चल गया, मंथ पता चल गया, ईयर को पता करते हैं। अर्थ टेक्स
365 है ना, 1/4 डे टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी घूमती रहती है, तो 365 एंड 1/4 डे में वो जाकर अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है, सन का एक चक्कर पूरा करती है, जो एक साइकिल में टाइम लगता है। 1 फुल साइकिल ऑफ सीजन ड्यूरिंग दिस टाइम डिफाइंस अ सोलर ईयर, वो एक सोलर ईयर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ कुछ डायग्राम दिए हैं, 11.8 है और आगे भी डायग्राम दिए हैं, उनसे आप देख सकते हैं। अब एक ल्यूनर कैलेंडर होता है और एक सोलर कैलेंडर होता है, तो दोनों को पढ़ते हैं, और एक सोलर और ल्यूनर दोनों का मिक्स करके होता है, तो हम तीनों पढ़ेंगे। एंशिएंट पीपल ऑब्जर्व दैट 12 साइकिल ऑफ मून, तो ल्यूनर हम मून को देखकर ऑब्जर्व करेंगे और सोलर सन को देखकर, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा। एंशिएंट पीपल ऑब्जर्व दैट 12 साइकिल ऑफ मून फेजेस फिट इनटू 1 साइकिल ऑफ सीजन। उन्होंने एंशिएंट जो लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्वेशन से ही पता लगाते थे टाइम का, कि जब 12 साइकिल मून के फेज की कंप्लीट होती है वो फिट होती है एक पूरी साइकिल सीजन की साइकिल में। दिस लेड द क्रिएशन ऑफ ल्यूनर कैलेंडर, इससे ल्यूनर कैलेंडर की क्रिएशन का मतलब ल्यूनर कैलेंडर क्रिएट हुआ। डे स्मॉलेस्ट यूनिट हुई, मंथ पूरा 29.5 डेज का हुआ, और ल्यूनर ईयर 12 ल्यूनर मंथ, मतलब जब 12 ऐसे मंथ हो जाएंगे तब एक पूरा ल्यूनर ईयर बन जाएगा। ठीक है। मून फेजेस प्रोवाइडेड एन इजी एंड रिलेटेबल वे टू ट्रैक टाइम, मून के जो फेज है उसने प्रोवाइड किया एक इजी और रिलेटेबल वे जिससे हम टाइम को ट्रैक कर पाए। हाउएवर सीजन डू नॉट स्टे अलाइंड विद ल्यूनर मंथ ईच ईयर, जबकि जो सीजन थे वो अलाइन नहीं होते थे ल्यूनर कैलेंडर से। सीजन रिपीट इन 365 अप्रॉक्स 365 डेज सीजन रिपीट होते हैं इसमें। ल्यूनर ईयर्स इज 354 डेज। अब जो ल्यूनर कैलेंडर इससे बैठ रहा था 29.5 डेज के लगा के, वो 354 डेज का ही बैठ रहा था। सो डे ड्रिफ्ट अपार्ट ओवर टाइम, तो धीरे धीरे इसको मतलब इसको करेक्ट नहीं माना जाने लगा कि यहाँ हमारा जो सीजन है वो 365 डेज में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनका ईयर 354 डेज का ही है। तो उसके बाद क्या हुआ, सोलर कैलेंडर आया, सूरज के से कैलेंडर। नोइंग द अराइवल ऑफ सीजन वाज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, अगर हमें पता होगा कि सीजन कौन से सीजन में हमें अगर हर सीजनल क्या होती है क्रॉप्स होती हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सीजन का पता लगाना। विंटर, समर सीजन, रेनी सीजन में अलग अलग टाइप की क्रॉप होती है, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी था। लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ सोलर कैलेंडर, जिससे लीड हुआ कि सोलर कैलेंडर बनाया जाए, है ना। द जॉर्जियन कैलेंडर वाइडली यूज टुडे इज अ सोलर कैलेंडर, जो जॉर्जियन जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो सोलर कैलेंडर है। मंथ आर एडजस्ट टू मेक द ईयर 365 डेज लॉन्ग, जो मंथ्स है वो ऐसे एडजस्ट किए गए जिससे पूरा वो क्या हुआ 365 डेज लॉन्ग हुआ पूरा ईयर। सम मंथ है जिसमें कुछ मंथ तो बच्चों 30 डेज के और कुछ 31 डेज के थे, और जो फरवरी वो 28 और जब 29 का होता है तो वो लीप ईयर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 1/4 वाला पार्ट है उससे एक लीप ईयर बनता है। 4 साल में जाकर तब एक 29 डेज की फरवरी आती है, तो ये सब तो आपको पता होगा। द अर्थ टेक एन एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ अ डे ईच ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, एक एक्स्ट्रा क्वार्टर लेती है हर दिन सन के रिवॉल्व करने के लिए। These extra are add up to 1 full day every 4 year, जिससे एक ये क्या हो जाता है 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन क्रिएट हो जाता है, जिससे टू एडजस्ट दिस, इसको एडजस्ट करने के लिए सोलर कैलेंडर में एक लीप ईयर बनाया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो ये डिविजिबल होता है 4 से, इट गेट्स एक्स्ट्रा डे, उसमें एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाएगा, हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, जो 29 फरवरी जो हमारी एक्स्ट्रा होती है वो। अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। कीपिंग द कैलेंडर अलाइंड विद सीजन, इस को अलाइन करने के सीजन से अलाइन करने के लिए यहाँ पर एक ये 29 डेज की फरवरी को रखा गया। Step further, fine tuning the calendar. The earth takes slightly less than 365 and a 1/4 day to go from the one spring equinox to the next. अर्थ क्या करती है, थोड़ा सा कम टाइम लेती है 365 ना 1/4 डे से एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स से दूसरे में। एडिंग अ लीप डे एवरी 4 ईयर हेल्प अलाइन विद सीजन, ये जो हर साल मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम करके हर 4 साल में एक दिन ऐड हो जाता है, ये सीजन के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है, बट एड स्लाइटली टू मच टाइम ओवर सेंचुरी,
सेंचुरीज, लेकिन थोड़ा सा सेंचुरीज तक जाते जाते थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसमें ऐड हो जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए लीप ईयर आर स्किप्ड एवरी 100 ईयर, जिससे हर लीप ईयर स्किप्ड कर दिया जाता है हर 100 साल में, हर 100 साल में एक लीप ईयर क्या स्किप्ड कर दिया जाता है। जैसे 1700, 1800, 1900 वर नॉट लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है, तो हर 100 साल में एक लीप ईयर हटा दिया जाता है, और वो ये वाले ये होंगे 2000 ना, ये वाले 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ऐसे वाले ईयर लीप ईयर नहीं होंगे, उसको टाइम को मैनेज करने के लिए। तो बहुत सारा सोच समझ के कि पूरा टाइम मैनेजमेंट सीजन के साथ अलाइन हो। 1/4 है तो एक 4 साल में एक दिन बना, फिर उस वो एक दिन थोड़ा ज्यादा हुआ तो यहाँ से एक दिन हटाया गया हर 100 साल में, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन का काम था। बट स्किपिंग ऑल सेंचुरीज ईयर क्रिएट्स अ लेग, लेकिन हर साल का करना ये एक लेग हो गया। सो एवरी 400 ईयर अ लीप ईयर इज एडेड बैक, हर 400 साल में मतलब हर 400 साल बाद एक लीप ईयर फिर से बैक में ऐड होने लगा। तो 1600 मतलब यहाँ पर देखो हर 4 साल में तो 1600 वाला लीप ईयर होगा और 2000 वाला लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं होंगे बीच वाले। तो हर 4 साल में एक लीप ईयर फिर से ऐड करा जाने लगा। तो यहाँ पर जो हर इसके बाद 2100 है ना, 2200, 2300 ये नहीं होगा, फिर 2400 होगा, ऐसे करके हर 4 साल में एक लीप ईयर फिर से ऐड होने लगा। दिस एडजस्टमेंट कीप द कैलेंडर एक्यूरेटली अलाइन विद द सीजन ओवर लॉन्ग पीरियड। इस जो एडजस्टमेंट हुआ, इतना बड़ा एडजस्टमेंट करते चले गए, इसके वजह से ही हमारा जो कैलेंडर है वो बहुत लंबे समय के, बहुत लंबे टाइम के पीरियड के लिए भी सीजन के साथ अलाइन करता है, सीजन के साथ मैच करता है। तो कितना ज्यादा इसमें क्या था, मिक्सिंग करी गई, कितना ज्यादा दिन अलग अलग तरीके से ऐड करे गए। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल एंड साइड्रल ईयर। साइड्रियल ईयर देखते हैं। सीजन अकर्स ड्यू टू अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सीजन कब आते हैं, जो अर्थ रिवॉल्यूशन करती है सन के अराउंड, उसकी वजह से सीजन होते हैं। मूविंग फ्रॉम स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू विंटर इक्विनॉक्स एंड बैक, क्या करती है, मूव करती है स्प्रिंग इक्विनॉक्स से विंटर में और फिर से बैक कर आती है। दिस टाइम बिटवीन टू स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईयर। जो दो इक्विनॉक्स का बीच का जो टाइम होता है, टू स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। जॉर्जियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल ईयर। एज अर्थ रिवॉल्व द स्टार्स सीन एट सनसेट चेंज थ्रू द ईयर। जैसे अर्थ क्या होती है, सन रिवॉल्व करती है, जो स्टार जो दिखते हैं सनसेट पर वो ईयर्स में चेंज होते रहते हैं। द टाइम टेकन फॉर द सेम स्टार टू राइज अगेन एट सनसेट इज कॉल्ड द साइड्रियल ईयर। जो टाइम लेता है सेम स्टार, मतलब सेम स्टार राइज अगेन टू एट सनसेट इज कॉल्ड साइड्रियल ईयर, इसको साइड्रियल ईयर बोलते हैं। द साइड्रियल ईयर इज अबाउट 20 मिनट्स लॉन्गर देन द ट्रॉपिकल ईयर। जो साइड्रियल ईयर होता है वो 20 ईयर बड़ा होता है ट्रॉपिकल ईयर से। द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, जो उनके बीच का डिफरेंस होता है बहुत छोटा होता है। सो इट्स बिकम नोटिसेबल, इट बिकम नोटिसेबल ओवर लॉन्ग पीरियड। ये बहुत ही छोटा होता है तो ये नोटिकेबल नहीं होता, इसको नोटिस नहीं कर पाते हम। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स यूज द साइड्रियल ईयर टू ट्रैक अर्थ एग्जैक्ट पोजीशन ऑन इट्स ऑर्बिट। जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर है वो साइड्रियल ईयर को ट्रैक करते हैं अर्थ की क्या पोजीशन अपनी ऑर्बिट में जानने के लिए। साइंटिस्ट हेरिटेज देख लेते हैं यहाँ पर। For thousands of years, people, including those in ancient India, observed the sky and developed calendar. बहुत साल पहले, थाउजेंड ऑफ ईयर पहले, पीपल क्या करते थे, जो इंक्लूड एंशिएंट इंडिया के जो लोग थे वो स्काई को देख कर डेवलप करते थे कैलेंडर, है ना, ऑब्जर्व करते थे स्काई को और कैलेंडर बनाया। इवन विदाउट नोइंग दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, उनको पता ही नहीं था कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। दे आइडेंटिफाई पैटर्न इन साइकिल टू एस्टिमेट अ ईयर एज अप्रॉक्स 365 डेज। उन्होंने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और साइकिल को मेजर किया कि ये एस्टिमेट लगाने के लिए कि अप्रॉक्स 365 डेज का पूरा ईयर होगा। द सन डज नॉट राइज एग्जैक्टली इन द ईस्ट एवरी डे। जो सन है वो नॉट ईस्ट में राइज नहीं करता है एवरी डे। इन समर राइज स्लाइटली नॉर्थ टू ईस्ट, समर में क्या करता है, नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ राइज करता है, और विंटर में राइज स्लाइटली साउथ टू ईस्ट, और विंटर में साउथ से ईस्ट की तरफ राइज करता है। तो यहाँ पर भी चेंज होता है। दीज एक्सट्रीम पोजिशन अकर ऑन सोलिस्टिक अबाउट अराउंड
जून 21 एंड दिसंबर 21। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये अकर होती है कब? 21 जून और दिसंबर 21 को। सन नॉर्थवर्ड मूवमेंट दिसंबर से जून, जिसको उत्तरायण बोलते हैं। साउथवर्ड जो मूवमेंट होती है वो जून से दिसंबर, जिसको दक्षिणायन बोलते हैं। ये डिस्क्राइब है कहां पर? जो हमारा एंशिएंट टेक्स्ट है तैत्तिरीय संहिता में। एंशिएंट इंडियन ऑल्सो ट्रैक इक्विनॉक्स एंड सोलेस्टिक बाय नोटिंग विच स्टार रोज एट सनसेट। मतलब कौन सा स्टार जब सनसेट हो रहा है, कौन सा स्टार निकल रहा है, इसे देखकर भी ट्रैक करते हैं। टेक्स्ट लाइक जो बहुत सारे एंशिएंट इंडियंस थे, टेक्स्ट लाइक द सूर्य सिद्धांत रिकॉर्ड दैट द सन अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ कैप्रिकन। जो टेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत, उसमें रिकॉर्ड है कि सन अपीयर है किसके? कैप्रिकन के फ्रंट में मकर ड्यूरिंग द विंटर सोलेस्टिक। विंटर सोलेस्टिक में ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर इन्वॉल्व अक्रॉस इंडिया टू ट्रैक सीजन एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। बहुत सारे कैलेंडर्स इवॉल्व हुए इंडिया में, जिसमें हम सीजन और जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हैं उनको बना ट्रैक किया गया। अब ल्यूनी सोलर कैलेंडर दोनों को मिलाकर एक कैलेंडर कैसे बना वो देखते हैं। दीज कैलेंडर यूज द मून्स फेजेस टू काउंट डेज एंड मंथ बट आल्सो एडजस्ट टू स्टे अलाइंड विद सीजनल कैलेंडर। अब ये कैलेंडर मून के फेज को यूज किया इसमें डेज को काउंट करने के लिए और मंथ को काउंट करने के लिए, लेकिन ये अलाइन कर पाए सीजनल कैलेंडर से भी। ऐसे भी इसको रखा गया, एडजस्ट किया गया। तो 12 लूनर मंथ 354 डेज हुए, है ना, विच इज 11th डे शॉर्टर देन द सोलर ईयर, जो 11 दिन कम था सोलर ईयर से। आफ्टर 2-3 ईयर, हर 2-3 साल बाद, दिस डिफरेंस बिकेम नियरली 1 फुल मंथ। 2 से 3 साल बाद ये जो डिफरेंस है 11 दिन का, ये पूरा एक मंथ के बराबर हो गया। जैसे 11 + 11 + 11 33 हो गया 3 साल में। टू करेक्ट दिस एन एक्स्ट्रा मंथ कॉल्ड अधिक मास, ये करेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ा गया जिसको अधिक मास बोला जाता है। इंटर सेलेसरी मंथ इज एडेड एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद एक अधिक मास जोड़ा जाता है जिससे ये मंथ जो कम हुआ उसको भी पूरा किया जाता है। दिस कीप द ल्यूनर साइकिल एंड द सोलर साइकिल सिंकनाइज, मतलब ये दोनों को सिंक में लाने के लिए ऐसा बनाया गया, ऐसा किया गया। सच सिस्टम आर कॉल्ड ल्यूनी सोलर कैलेंडर, ऐसे कैलेंडर को ल्यूनी सोलर कैलेंडर बोलते हैं। एंड दे आर वाइडली यूज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, और आज भी ये बहुत सारे पार्ट में इंडिया के यूज किया जाता है ये ल्यूनी सोलर कैलेंडर भी। एवर हियर्ड ऑफ मेनी इंडियन ल्यूनी सोलर कैलेंडर यूज मंथ नेम सच एज, तो कैसे ल्यूनी सोलर कैलेंडर जो यूज करते हैं उनके मंथ नेम कैसे होते हैं? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, और ये सारे ये पूरे नाम हैं पूरे हिंदी कैलेंडर वाले मंथ के। इन सम कम्युनिटीज अ न्यू मंथ बिगिन आफ्टर द न्यू मून एंड एंड ऑन द नेक्स्ट न्यू मून। यहाँ पर एक मंथ शुरू होता है एक न्यू मून से, और जब दोबारा न्यू मून होता है तो वहां पर एक मंथ खत्म होता है, तब दूसरा मंथ वहां से शुरू होता है। दीज आर कॉल्ड अमिन कैलेंडर। In other, the month begin after the full moon and ends the next full moon। मतलब मंथ शुरू होता है जब फुल मून, क्या होता है? आफ्टर द फुल मून, फुल मून के बाद, और जब एंड हो जाता है फुल मून, नेक्स्ट फुल मून, तो वहां पर एक मंथ खत्म होता है और जिसको पूर्णी मंथ कैलेंडर बोलते हैं। 11.2.4 में देख लेते हैं द इंडियन नेशनल कैलेंडर इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट सेशन। यहाँ पर एक कैलेंडर दिखाया गया है चैत का, बैसाख, ज्येष्ठ, और ये पूरा 22 मार्च से 20 जून का होगा, और यहाँ अप्रैल 21 से ये शुरू होगा 21 मार्च तक हिंदी वाला, और बाकी ये हमारा ये पूरा दिया गया है कैलेंडर। यहाँ पे देखते हैं द इंडियन नेशनल कैलेंडर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज अ नेशनल कैलेंडर अलॉन्ग विद द जॉर्जियन कैलेंडर फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो नेशनल कैलेंडर यूज करती है जॉर्जियन कैलेंडर के साथ। इट इज अ सोलर कैलेंडर विद 365 डेज इन अ ईयर। ये एक सोलर कैलेंडर है जो यहाँ पर दिखाया गया है पूरा, जो मतलब इसमें कुछ ही मंथ दिखाए, 3 मंथ दिखाए हैं, तो ये 365 डेज का होता है। द ईयर बिगेन्स फ्रॉम 22 मार्च, 22 मार्च से ईयर स्टार्ट होता है द डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जो क्या इक्विनॉक्स का अगला दिन होता है उससे ये ईयर स्टार्ट होता है। द कैलेंडर यूजेस मंथ नेम टेकन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ये वाले नाम लिए गए हैं इंडियन कैलेंडर से। मंथ हैव 30 to 31 डेज इन अ रेगुलर ईयर। मंथ 2 to 6 हैव 31 डेज, द रेस्ट है 30, मतलब 31 डेज होते हैं और 30 डेज होते हैं बचे हुए में। ये आपको पता है कि कौन कौन से मंथ में 31 और 30 डेज होते हैं। लीप ईयर फॉलो द जॉर्जियन रूल, जो लीप ईयर है वो जॉर्जियन रूल फॉलो करता है। एन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू चैत्र, एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है चैत्र में
इन लीप ईयर द न्यू कैलेंडर बिगेन ऑन 21 मार्च। लीप ईयर में 21 मार्च से ही वो ये स्टार्ट हो जाता है जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वैसे 22 मार्च से होता है। तो इन दोनों का मिक्स करके ऐसे बनाया गया। अब एक बी एवर हेयर्ड ऑफ और बी अ साइंटिस्ट, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बताया, पहले एवर हेयर्ड ऑफ पढ़ते हैं। इन 1952 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी CRC टू स्टडी ऑल कैलेंडर्स यूज्ड अक्रॉस द कंट्री। मतलब 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैलेंडर रिफॉर्म किया, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई CRC, जिसमें वो स्टडी कर सके जितने पूरे कंट्री में कैलेंडर यूज हो रहे हैं उनकी। द CRC रिकमेंडेड अ यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर। CRC ने रिकमेंड किया एक यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड ऑन 21 मार्च 1956 सी, जिसको 21 मार्च 1956 सी में अडॉप्ट किया गया। 1 चैत्र 1878 द इंडियन नेशनल कैलेंडर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द सूर्य संहिता। जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो किसके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, सूर्य संहिता के। अब बी साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं। मेघनाथ साहा 1893 से 1956, इन्होंने क्या बताया, अपॉइंटरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉमिस्ट हु स्टडीज स्टार एंड देयर टेम्परेचर। इन्होंने टेम्परेचर, स्टार और उनके टेम्परेचर के बारे में स्टडी की। डेवलप्ड द फेमस साहा इक्वेशन यूज्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स। इन्होंने एक फेमस साहा इक्वेशन बनाई जिसको यूज किया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स में। द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता इज नेम्ड इन हिज ऑनर। इनके ऑनर में एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया न्यूक्लियर फिजिक्स जो कोलकाता में है। ही आल्सो सर्व एज द चेयरपर्सन ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। अब ये CRC के चेयरपर्सन भी इन्होंने एज अ सर्विस दी, मतलब CRC के चेयरपर्सन के रूप में। आर फेस्टिवल रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनाज, इसको पढ़ लेते हैं कि जो क्या फेस्टिवल रिलेटेड होते हैं, जो ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होते हैं उससे। मैनी इंडियन फेस्टिवल आर लिंक्ड टू द फेज ऑफ मून। बहुत सारे जो फेस्टिवल है, जैसे आपने सोचा होगा ये अमावस्या को पढ़ा है, सुना है, अमावस्या को मनाया जाता है, ये वाली अमावस्या को, ये वाली पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो ये लिंक्ड होते हैं फेज ऑफ मून से यूजिंग ल्यूनर और ल्यूनी सोलर कैलेंडर। इसमें ल्यूनर कैलेंडर या ल्यूनी सोलर कैलेंडर यूज होता है। जैसे दिवाली न्यू मून ऑफ कार्तिक, कार्तिक के न्यू मून वाले दिन। होली फुल मून ऑफ फाल्गुन, फाल्गुन के न्यू मून फुल मून वाले दिन। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है फुल मून ऑफ वैसाखी, वैसाख के फुल मून वाले दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ईद उल फितर आफ्टर स्लाइटिंग द क्रिसेंट मून एट द एंड ऑफ रमजान। जब रमजान के एंड में एक स्लाइटिंग क्रिसेंट मून दिखता है, जब ईद उल फितर मनाया जाता है। दशहरा 10th डे ऑफ अश्विन, अश्विन के 10th डे पर दशहरा मनाया जाता है। Therefore such festival fall on different Georgian date each year। मतलब हर ईयर ये अलग अलग दिन पर पड़ते हैं, सेम डे पर नहीं पड़ते, तो ये फॉलो करते हैं ल्यूनर या ल्यूनी सोलर कैलेंडर को। इन ल्यूनी सोलर कैलेंडर डेट शिफ्ट बाय लेस देन अ मंथ। ल्यूनी सोलर कैलेंडर में डेट शिफ्ट हो जाती है एक मंथ में, बिकॉज एन इंटरकैलेंडरी मंथ इज एडेड एवरी फ्यू ईयर टू मैच द सोलर ईयर। सोलर ईयर को मैच करने के लिए इसमें एडेड किया जाता है एक मंथ, इस वजह से। द इन प्योर lunar calendar no such correction exist। प्योर ल्यूनर जो कैलेंडर है उसमें ऐसे करेक्शन नहीं होते। सो फेस्टिवल लाइक ईद उल फितर कैन अकर इन डिफरेंट जॉर्जियन मंथ अक्रॉस द ईयर। तो मतलब जो जैसे ईद उल फितर है या ऐसे फेस्टिवल है, ये पूरे ईयर में कभी भी पड़ सकते हैं इस हिसाब से। आज स्टेप फर्दर में देखते हैं फेस्टिवल एंड साइडल कैलेंडर। फेस्टिवल साइडल कैलेंडर के अकॉर्डिंग कैसे मनाए जाते हैं। सम इंडियन फेस्टिवल फॉलो अ सोलर साइडल कैलेंडर सच एज, कुछ ऐसे जैसे मकर संक्रांति है, पोंगल, बिहू है, बैसाखी है, पोला भक्ष और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो किसके सोलर साइडल कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। दीज फेस्टिवल फॉल ऑन ऑलमोस्ट द सेम जॉर्जियन डेट। ये हर साल सेम डेट पर ही आते हैं हर साल, बिकॉज द जॉर्जियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल ईयर, क्योंकि ये ट्रॉपिकल ईयर पर बेस्ड होता है, इस वजह से ये सेम डेट पर ही आते हैं। जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति, तो ये हर साल 14 जनवरी में ही आएगी, बहुत टाइम बाद जाकर एक दिन शिफ्ट होता है कभी। लॉन्ग एगो दीज festivals were aligned with solstice and equinox. The small difference between the sidereal calendar and the tropical year causes a gradual shift in dates। मतलब
ग्रेजुअल शिफ्ट आता है डेट में इन दोनों कैलेंडर के अकॉर्डिंग. दिस शिफ्ट इज कॉल्ड बाय अ स्लो वॉर्ब ऑफ अर्थ एक्सेस सिमिलर टू अ स्पिनिंग टॉप. एज अ रिजल्ट फेस्टिवल बेस्ड ऑन द साइडरियल कैलेंडर मूव फॉरवर्ड टू द ट्रॉपिकल जॉर्जियन कैलेंडर. जो बेस्ड होते हैं साइडरियल कैलेंडर में वो मूव हो गए कहा ट्रॉपिकल जॉर्जियन कैलेंडर पर. जैसे मकर संक्रांति शिफ्ट बाय 1 डे एवरी 71 ईयर. 71 ईयर बाद मकर संक्रांति एक दिन आगे शिफ्ट हो जाती है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे करके एक दिन आगे शिफ्ट हो जाती है ये. तो आगे देखते हैं. एवर हेयर्ड ऑफ मेनी इंडियन फेस्टिवल डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट ल्यूनर फेज और एट सनराइज. बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल डिपेंड होते हैं एग्जैक्ट ल्यूनर फेज एट सनराइज. सनराइज के टाइम पर जो ल्यूनर फेज होता है उसके ऊपर. सिंस सनराइज अकर्स अर्लियर इन द ईस्टर्न इंडिया एंड लेटर इन वेस्टर्न इंडिया फेस्टिवल डेट मे डिफर बाय अ डे अक्रॉस रीजन इन द सेम ईयर. मतलब क्योंकि सनराइज अकर करता है जल्दी ईस्टर्न इंडिया में और लेटर बाद में करता है वेस्टर्न इंडिया में, तो फेस्टिवल जो डेट होती है वो डिफरेंट हो जाती है थोड़ी. मतलब सेम ईयर में ही एक दिन का डिफरेंस आ जाता है. टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी नेशनल वाइड द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिशेस द राष्ट्रीय पंचांग एवरी ईयर. तो राष्ट्रीय पंचांग निकाला जाता है हर साल. इसी की वजह से इट प्रोवाइड प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज. तो ये सन मून और ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज है इनकी एग्जैक्ट प्रिसाइज कंडीशंस दिखाता है जिससे फेस्टिवल अकॉर्डिंगली मनाए जाते हैं पूरे साल. फॉर अ सेंट्रल रेफरेंस लोकेशन इन इंडिया बेस्ड ऑन दिस द गवर्नमेंट रिसीव ऑफिशियल फेस्टिवल डेट. इसी के बेस पर जो गवर्नमेंट है वो रिसीव करती है फेस्टिवल डेट जो ऑफिशियल फेस्टिवल डेट जिससे वो पहले ही पूरे साल की जो छुट्टियां या जो भी चीज होती है वो मेंटेन करके रखती है. फॉर डिक्लेयरिंग हॉलीडेज को डिक्लेयर करने के लिए इनको पहले से ही पता होता है इस कैलेंडर की वजह से कि कौन सा फेस्टिवल किस डेट पर पड़ेगा जो वो हॉलीडेज डिक्लेयर कर सके. एवर हेड ऑफ मून इन इंडियन आर्ट. मून इंडियन आर्ट में कैसा है वो देख लेते हैं. द मून एंड मून लाइट हैव इंस्पायर्ड मेनी राग इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. बहुत सारे राग से इंस्पायर्ड है मून लाइट से क्लासिकल म्यूजिक में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में. तो बहुत सारे राग यहाँ पर चंद्र कौन मतलब बहुत सारे राग हैं, ये अलग अलग नाम है. तो जो इससे रिलेटेड होंगे म्यूजिक से रिलेटेड वो इस नाम को अच्छे से जान पाते हैं पढ़ पाते हैं. इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑल्सो इंक्लूड मुद्राज सिंबलाइज द मून सच एज. मतलब जो क्लासिकल डांस होता है इसमें भी मुद्रा होती है, बहुत सारी मुद्रा होती है जो मून को सिंबलाइज करती हैं. तो ये उन मुद्रा के नाम है चंद्रकला और बहुत सारे ऐसे भरतनाट्यम में होती है ये. तो अदर डांस फॉर्म है जैसे कथक है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है. ऑल्सो इनकॉर्पोरेट ल्यूनर इमेजरी. मतलब इनके जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो इनसे रिलेटेड होते हैं. ल्यूनर जैसे ये मून है इन सब चीजों से. ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक स्टाइल लाइक मधुबनी एंड वारली एंड ट्रिबल आर्ट ऑफ सौरा गोंड एंड अदर फ्रिक्वेंटली डिपिक्ट द मून एंड सन. मतलब इनकी जो आर्ट है ट्रेडिशनल आर्ट है ये भी डिपिक्ट है मून और सन पर रिफ्लेक्टिंग देयर इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ. ये दिखाती है कि इनका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये सारी चीजों का. सन मून और जितनी भी ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं. व्हाई डू वी लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन स्पेस. अब जो साइंटिस्ट हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करते हैं स्पेस में. द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. मून क्या है, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है. ऑर्बिटिंग आवर प्लेनेट, ये हमारे पूरे प्लेनेट में मतलब उसी के ऑर्बिट में ये राउंड करती रहती है अर्थ के. कंट्रीज ऑल्सो लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब कंट्री लॉन्च करती है बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट अर्थ, जो अर्थ के ऑर्बिट में क्या करती है, राउंड करती है. दीज सैटेलाइट अपीयर्स एज टिनी मूविंग स्पिक इन द नाइट स्काई. ये सैटेलाइट बहुत छोटी सी दिखती है रात में, एक तारे के बराबर. मोस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट इज एट अबाउट 800 किलोमीटर अबव अर्थ. ये ज्यादातर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं इनका जो ऑर्बिट होता है वो अर्थ से कितना दूर, 800 किलोमीटर अबव होता है. एंड कंप्लीट वन ऑर्बिट इन अराउंड 100 मिनट. ये 100 मिनट में एक पूरे ऑर्बिट कंप्लीट करती हैं. दे सपोर्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सच एज. ये सपोर्ट करती है बहुत सारी एक्टिविटीज को, जैसे कम्युनिकेशन है, नेविगेशन है, वेदर मॉनिटरिंग, वेदर को बताने का, डिजास्टर जो होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए. इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च मेनी सैटेलाइट दैट प्रोवाइड दी सर्विसेज. इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट बनाए हैं जो भेजे हैं जो इन सारी जो नॉलेज है जो इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं. आवर साइंटिफिक हेरिटेज इंडियन स्पेस मिशन
इंडिया का जो स्पेस मिशन है कार्टोसेट सैटेलाइट इसरो कैप्चर हाई क्वालिटी इमेज ऑफ अर्थ फॉर मैपिंग, मतलब हाई क्वालिटी इमेज दी जिससे हम अर्थ को मैपिंग, सिटी प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट हो सके। वुमेन इन इंडियन मैपिंग प्लेटफॉर्म यूज दीज इमेज टू शो टेरेन, सॉइल, लैंड यूज, लैंड का जो यूज है, वेजिटेशन है एंड मोर। एस्ट्रोसेट ऑब्जर्व स्टार एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्व करता है स्टार को और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को फॉर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए। मेजर इंडियन स्पेस मिशन इंक्लूड, बहुत सारे इंडियन मिशन में इंक्लूड होता है, ये सारे इंक्लूड हुए हैं चंद्रयान 1, 2, 3, मून एक्सप्लोरेशन, मून को एक्सप्लोर करने के लिए, आदित्य L1 स्टडी फॉर सन, सन के स्टडी करने के लिए, तो अलग अलग भेजे जाते हैं। मंगलयान मार्स मिशन के लिए भेजा गया। इसरो एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बाय इनेबलिंग दैम टू बिल्ड एंड लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट लाइक, मतलब यहाँ पर इसरो एनकरेज करता है स्टूडेंट को जो पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे सैटेलाइट्स बनाने में। तो आजादी सेट और इंस्पायर सेट 1 और जुगनू, ऐसे ये बच्चों ने, स्टूडेंट नहीं बनाए जो इस पर रिसर्च करते हैं, ऐसे उनको एनकरेज करता है इसरो। एक्टिविटी 11.4 लेट अस आइडेंटिफाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दिस इज अ नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटी, ये एक नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटी है, आपको रात में स्काई में देखना है, सिमिलर टू अर्लियर ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने पहले मून को देखा था। गो जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट, सनराइज के पहले और सनसेट के बाद में जाना है टू अ प्लेस विद अ क्लियर स्काई व्यू, जहां पर एकदम क्लियर स्काई व्यू हो, फ्री फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स और ट्री, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ट्री ना हो, एक अडल्ट के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। टू आइडेंटिफाई अ सैटेलाइट, सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए लुक फॉर अ फास्ट मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट, आपको देखना है एक बहुत तेजी से मूव करने वाली लाइट को विद हिस्ट्री ऑफ फ्लिंकरिंग ब्राइटनेस, जो जैसे तार, ऐसे कहते हैं ना कि टूटता तारा, तो वो ऐसे जाती है तेजी से लाइट। सैटेलाइट्स कैन बी स्पॉटेड विद द नेक्ड आई, सैटेलाइट को हम नेक्ड आई से भी स्पॉट कर सकते हैं और बायनोकुलर से भी कर सकते हैं। मोबाइल्स ऐप एंड वेबसाइट कैन हेल्प बाय गिविंग सैटेलाइट पास टाइमिंग एंड विजिबिलिटी फॉर योर लोकेशन, जो मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, वो हेल्प करेंगे आपको कि सैटेलाइट कब आपकी लोकेशन से पास होगा, तो उससे आप इजीली उन सैटेलाइट को देख सकते हो। A step further or be a scientist, space debris, many countries launch numerous artificial satellites into space, बहुत सारी कंट्री, मतलब बहुत सारी कंट्री ने लॉन्च किए हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में। आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ सैटेलाइट एंड देयर रॉकेट्स पार्ट बिकम स्पेस जंक, स्पेस डेब्रिस, मतलब जब बहुत सारे जब वहां चले जाते हैं सैटेलाइट, तो उनके जो रॉकेट्स होते हैं या जो उनके एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, वो कहाँ स्पेस में एक जंक की तरह रह जाते हैं। दिस debris crowded space and can collide with working satellite, अब ये जो चीजें हैं जो वर्क करने वाली, जो काम कर रही है, उन सैटेलाइट के साथ भी कोलाइड करते हैं, उनके बीच में आते हैं। स्मॉल डेब्रीज बर्न अप इन द एटमोस्फेयर, जो छोटे डेब्रीज होते हैं वो जल जाते हैं एटमोस्फेयर के साथ, बट लार्ज पीसेस में क्रैश टू द ग्राउंड, लेकिन जो बड़े पीस होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं ग्राउंड पर। कंट्रीज आर नाउ वर्किंग टुगेदर टू रिड्यूस द एंड रिमूव डेंजरस स्पेस डेब्रीज, जो कंट्रीज है वो वर्क कर रही है एक साथ कि जो स्पेस में जितनी भी डेब्रीज है, जितनी भी डेंजरस या बेकार चीजें हैं, सारी उसको हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके। अब भी साइंटिस्ट में देखते हैं विक्रम अंबा लाल साराभाई, यहाँ देखते हैं 1971 में रिनाउंड इंडियन रिसर्चर इन स्पेस साइंस एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इनको जाना जाता है इंडियन रिसर्चर स्पेस के, इंडियन रिसर्चर स्पेस साइंस के और न्यूक्लियर फिजिक्स के। नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इनको एक इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंटेड इंडियन अर्ली एफर्ट टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है, VSSC इन तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम में है, विच डेवलप रॉकेट एंड लॉन्च व्हीकल्स इज नेम इन हिज ऑनर, इनके ऑनर में यहाँ का जो सेंटर है उसका नाम रखा गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो डेवलप करता है रॉकेट को और लॉन्च करता है व्हीकल्स को, तो उन्हीं के ऑनर में ये नाम रखा गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने स्काई मतलब आसमान की पूरी सैर की और देखा कि सन, मून और स्टार से कैसे, सन मून से कैसे हमारे मंथ, ईयर और डेज बनते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, जो पढ़ नहीं समझ में आया है शेयर करना है इसको अपने दोस्तों के साथ। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहे। नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टी क्लासरूम का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।